हेलो एवरीवन, दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल जातिगत जनगणना की मांग से जुड़ा है। सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, तो लिहाजा इस आर्टिकल में हम परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। आज का विषय है जातिगत जनगणना की मांग कितनी जायज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर बीते कुछ महीनों से काफी गहमागहमी मची हुई है। दरअसल केंद्र सरकार ने जब से घोषणा की है कि आगामी जनगणना में जाति और समुदाय की गणना को शामिल नहीं किया जाएगा, तब से जाति और समुदाय आधारित राजनीतिक पार्टियों द्वारा सरकार के इस कदम का काफी विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि जातिगत जनगणना के बिना आरक्षण के असली मकसद को हासिल नहीं किया जा सकता है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि ये मांग जाति और समुदाय की राजनीति से प्रेरित है। इसका सामाजिक न्याय से कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात आरक्षण और समुदायों की वास्तविक हिस्सेदारी की, तो पिछली जनगणना में इस डाटा को शामिल किया जा चुका है और सरकार के पास ये डाटा मौजूद है। इसीलिए जातिगत जनगणना की मांग को अमल में नहीं लाया जा सकता है। ये फिजूल खर्ची और समय की बर्बादी है। हालांकि सरकार के इस तर्क का कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया है। इस विरोध से बिहार भी अछूता नहीं रहा है। इसका असर बिहार में भी काफी देखा जा रहा है। दरअसल बिहार की राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार का ये फैसला मानने को तैयार नहीं थी। फिर हालात का जायजा लेते हुए बिहार सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वे सभी जातियों और समुदायों का सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण यानी SECC करेगी। इससे देश में मंद पड़ चुकी जातिगत जनगणना की बहस फिर से शुरू हो गई। जातिगत जनगणना सिविल सेवा परीक्षा के हिसाब से भी काफी उपयोगी है। लिहाजा इस आर्टिकल में जातिगत जनगणना से जुड़े विषयों की हम पड़ताल करेंगे और इससे जुड़े खास विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जानेंगे कि आखिर जातिगत जनगणना क्या है और सामान्य जनगणना से ये कैसे अलग है। फिर इसकी मांग की वजहों और जरूरतों पर बात करेंगे और आखिर में उन कारणों को भी जानेंगे जो जातिगत जनगणना कराने की जरूरत को नकारते हैं। साथ ही साथ कुछ हो सकने वाले उपायों पर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जातिगत जनगणना के बारे में जान लेते हैं। दरअसल मौजूदा जातिगत जनगणना के अंतर्गत सभी जातियों की गणना की बात नहीं की जा रही है, बल्कि इसमें केवल OBC के अंतर्गत आने वाली जातियों की गिनती की ही बात है। आजादी के समय से ही दशकीय जनगणना में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के तहत आने वाली जातियों को गिना जाता रहा है और बाकी को सामान्य कोटि में मानकर उनकी जाति दर्ज नहीं की जाती है। अब ये मांग की जा रही है कि 2021 की आगामी जनगणना में OBC जातियों की गिनती भी की जाए। अगर केंद्र सरकार ऐसा करती तो ये पहली बार होता कि SC ST के साथ साथ OBC के तहत आने वाली जातियों की भी गणना होती। इससे पहले 2011 में मुख्य जनगणना से अलग सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी SECC के अंतर्गत जातिगत जनगणना की गई थी, मगर इसके आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ये SECC आजादी के बाद पहली बार आयोजित की गई थी। हालांकि इससे पहले, आजादी से पहले 1931 में एक बार इस तरह का आयोजन हो चुका है। आपको बता दें कि SECC के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हर एक भारतीय परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाता है, ताकि सरकार को ये पता लगाने में आसानी हो कि कौन से जाति समूह आर्थिक और सामाजिक तौर पर सबसे खराब स्थिति में हैं और कौन बेहतर स्थिति में हैं, जिससे उनके लिए योजना और नीति बनाते समय उसकी दक्षता और सटीकता बेहतर हो सके। अब इस सब के बाद ये सवाल है कि आखिर जातिगत जनगणना सामान्य दशकीय जनगणना से कैसे अलग है। तो जनगणना केवल गिनती की कवायद नहीं है, ये प्रत्येक समूह के शैक्षिक स्तर, उसका व्यवसाय, घरेलू संपत्ति और जीवन प्रत्याशा आदि पर डेटा भी मुहैया कराती है। दरअसल इसका इस्तेमाल सरकार हर उस स्तर तक कर सकती है जहां वह करना चाहती है।
भारत में दशकीय जनगणना की पहली शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी वर्ष 1881 में हुई थी। जनगणना कराने का मकसद सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय जनसंख्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने, संसाधनों तक पहुंचने, सामाजिक बदलाव को समझने तथा परिसीमन से संबंधित आंकड़ों को जुटाने आदि में उपयोग करने के लिए किया जाता है। दशकीय जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय के तहत महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। असल में दशकीय जनगणना भारतीय आबादी का पूरा लेखा जोखा मुहैया कराती है, जबकि जातिगत जनगणना राज्य में मौजूद अलग अलग जाति और समुदाय की सिर्फ आबादी और समाज में उसकी हिस्सेदारी को दिखाती है। चूंकि जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत आती है, इसलिए इसके सभी आंकड़ों को गोपनीय माना जाता है, जबकि SECC की वेबसाइट के मुताबिक SECC में दी गई जानकारी का इस्तेमाल सरकार परिवारों को लाभ पहुंचाने या उसे प्रतिबंधित करने के लिए कर सकती है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों कराई जानी चाहिए? तो इसका पहला कारण ये है कि अगर कोई सामाजिक वर्ग मुख्य धारा से अभी भी बाहर है, तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहला काम है उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाना, क्योंकि उनकी वास्तविक संख्या सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित जानकारी इकट्ठा किए बिना ये मुमकिन नहीं होगा। अगर वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं होगा, तो उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए नीति निर्माण कैसे संभव हो पाएगा? अगर देखें तो ये किसी से छिपा नहीं है कि ओबीसी वर्ग सामाजिक अन्याय का लंबे समय से शिकार रहा है। साथ ही हमें ये भी पता है कि अगर किसी वर्ग की सामाजिक वंचना को समाप्त करने संबंधी उपायों को अपनाने में बहुत देरी की जाए, तो उस वर्ग में असंतोष बढ़ने लगता है। यह असंतोष कभी कभी हिंसा का रास्ता अख्तियार करने तक भी चला जाता है। विकास की राह पर आगे बढ़ रहे देश में ऐसा न होने पाए, उसके लिए समय से पहले सतर्क हो जाना भी जरूरी है। ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना की मांग के पक्ष में दूसरी वजह सामाजिक न्याय व समावेशी विकास से संबंधित है। दरअसल कोई भी देश सही मायनों में तभी विकसित व सफल राष्ट्र की कैटेगरी में आता है जब वह समाज के सभी वर्गों का कल्याण कर पाता है। ओबीसी वर्ग अगर समाज की मुख्य धारा से दरकिनार है और ये कहता है कि उसे उसकी आबादी के अनुपात में संसाधन मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि देश के संसाधनों के बंटवारे में बड़े पैमाने पर असमानता मौजूद है। संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे से इस तरह की असमानता को समाप्त कर सामाजिक न्याय व समावेशी विकास संबंधी पहल का किया जाना देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है, और इसकी शुरुआत मुख्य धारा से बाहर के लोगों की गणना करने से ही होनी चाहिए। ओबीसी जनगणना कराए जाने का तीसरा कारण इस वर्ग की विभिन्न जातियों के मध्य मौजूद असमानताओं का समाधान करने से जुड़ा है। दरअसल इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया था कि ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक स्थिति का हर 10 साल पर अध्ययन कराया जाना चाहिए, ताकि इस वर्ग की ऐसी जातियों को ओबीसी वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में शामिल किया जा सके जो सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक आधार पर मुख्य धारा से जुड़ गई हों। इससे इस वर्ग में शामिल वंचित जातियों के मुख्य धारा में आने के अवसर भी बढ़ेंगे और ओबीसी वर्ग की अलग अलग जातियों के बीच मौजूद असमानताओं को भी दूर किया जा सकेगा। अब बात करें ओबीसी जनगणना कराए जाने की चौथी जरूरत की, तो वो ये है कि इस तरह का डेटा सेट ओबीसी सूची में शामिल करने से सड़क पर चल रहे आरक्षण से जुड़े बेलगाम आंदोलन पर लगाम लग सकेगी। कारण ये है कि अगर जाट या मराठा ओबीसी सूची में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें जनगणना के आंकड़ों के जरिए अपने पिछड़ेपन को साबित करना होगा, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर उन्हें चुप रहना पड़ेगा। दरअसल सालों से अदालत ने भी यही मांग की है कि कोई भी आरक्षण साबित हो सकने वाले वस्तुनिष्ठ साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, और जातिगत जनगणना से बड़ा साक्ष्य और क्या हो सकता है। हालांकि तमाम जरूरतों के बावजूद जातिगत जनगणना नहीं कराने के पीछे सरकार और कुछ जानकारों के अपने अलग तर्क हैं। अब सवाल है कि वो तर्क क्या हैं? तो सर्वोच्च अदालत को दिए जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से मुश्किल और दुरूह है। इसके अलावा सरकार का मानना है
कि 2021 की जनगणना में जातिवार गणना को शामिल करने में अब काफी देर हो चुकी है। जनगणना की योजना और तैयारी लगभग 4 साल पहले ही शुरू हो गई थी और अब ये तकरीबन अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। साथ ही केंद्र ने ये भी तर्क दिया कि जब स्वतंत्रता से पहले वाले दौर में जातियों की जनगणना की गई थी, तब भी डेटा पूर्ण और सटीक नहीं था। यही कारण है कि सरकार ने जातिवार जनगणना की नीति 1951 में छोड़ दी थी। फिर सरकार का ये भी मानना है कि न्यायपालिका सरकार को जातिगत जनगणना करने का निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं करना एक नीतिगत निर्णय है और न्यायपालिका सरकार के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी कहा है कि 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना यानी SECC में दर्ज जाति आधारित आंकड़े आधिकारिक कामों के लिए उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि उनमें भी तकनीकी खामियां अधिक हैं। दरअसल इसकी वजह ये है कि 2011 की जातिगत जनगणना आयोजित करने से पहले जातियों की कोई रजिस्ट्री तैयार नहीं की गई थी, जिसके चलते गणना में काफी गलतियां हुई। यहाँ एक ही जाति को दर्जनों अलग अलग तरीकों से लिखा गया, जिससे जाति की श्रेणियों की संख्या बेमतलब काफी बढ़ गई। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो महाराष्ट्र में मौजूदा SC, ST और OBC श्रेणियां सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक केवल 494 ही हैं, जबकि 2011 की SECC जनगणना में ये 4,28,677 दर्ज की गयी। इनमें 99% जातियों की संख्या 100 लोगों की भी नहीं थी। वहीं राज्य की जनसंख्या 10.3 करोड़ का तकरीबन 11% बिना जाति के पाए गए। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर जहां 1931 की अंतिम जातिगत जनगणना के मुताबिक जातियों की कुल संख्या 4,147 थी, वो SECC 2011 में बढ़कर 46 लाख को पार कर गई। चूंकि कुल संख्या इस हद तक अधिक नहीं हो सकती है, इसीलिए सरकार ने इस पूरे डेटा सेट को त्रुटिपूर्ण और अविश्वसनीय मानते हुए इसे आरक्षण और नीति के लिए अनुपयोगी करार दे दिया। इन्हीं कारणों से सरकार ने SECC 2011 के जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि सरकार को ये भी डर था कि इससे सामाजिक असंतोष मुखर हो सकता है। इस सब के बाद आखिर में कुछ सामाजिक जानकारों का ये भी तर्क है कि आज जब हम एक और आजादी के 75वें साल के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अभी तक जाति विहीन समाज के लिए प्रयास ही कर रहे हैं। ऐसे में समूचे देश में जातिगत जनगणना का विचार कितना उचित है? एक लोकतांत्रिक देश में जहां अवसर की समानता एक मूल अधिकार है, वहां आज भी जाति आधारित नीतियां बनाने पर जोर दिया जाता रहा है। क्या ये जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में एक सही प्रयास है? इसका जवाब है नहीं। हमें ऐसी किसी भी कोशिश से बचना चाहिए जो जाति व्यवस्था को और प्रभावी बनाती है और देश को कई टुकड़ों में विभाजित करती है। ऐसे में जातिगत जनगणना जातिगत व्यवस्था को बनाए रखने का ठोस आधार प्रदान कर सकती है। तो अब इन सब मुद्दों के बाद सवाल उठता है कि ऐसे में इसका समाधान क्या होना चाहिए। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय समाज में ज्यादातर आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन जाति से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर से एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते बेहतर जन कल्याण सुनिश्चित हो सके, इसके लिए राज्य के पास इससे जुड़े सटीक आंकड़े होने चाहिए। इस आशय से सरकार कुछ प्रयास कर सकती है। सामान्य जनगणना में भी SC और ST की गणना होती ही रही है। सरकार OBC की हर जाति की गणना न कर सिर्फ इतना कर सकती है कि केवल OBC या हो सके तो उसके उपवर्ग की गणना कर ले। इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये SC और ST गणना की मौजूदा प्रथा के समान ही होगा। इससे कोई परिचालन कठिनाई नहीं होगी। दरअसल इसके लिए केवल जनगणना वाले पेपर में OBC के नाम से एक अलग कॉलम जोड़ना होगा। वैसे भी OBC जातियों की सूची राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मौजूद है। इसके लिए सरकार केंद्रीय सूची को चुनकर गणना करवा सकती है। पूरी तरह से जातिगत जनगणना, जिसमें सभी जातियों का जातिवार विभाजन शामिल है, निश्चित ही कुछ कठिनाइयां पैदा करेगी, क्योंकि हमारे पास देश में सभी मौजूद जातियों की आधिकारिक सूची अभी तक उपलब्ध नहीं है।
रही बात सभी जातियों की जातिवार गणना की, तो इसे अगली जनगणना में पूरी तैयारी कर शामिल किया जा सकता है। जातिगत जनगणना का एक डर ये है कि इससे सामान्य कोटा को लेकर अफरा तफरी मचेगी। सामान्य कोटा वाले को ये भय हो सकता है कि आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटा दिया जाएगा, लिहाजा वो इसे लेकर सामाजिक माहौल को खराब कर सकते हैं। मगर ऐसा भी हो सकता है कि ये तर्क झूठे अनुमान पर आधारित हों और किसी अनुमान आधारित तर्क के आधार पर किसी वंचित तबके को मुख्य धारा में लाने के प्रयास को नहीं रोका जा सकता है। वैसे भी ये तर्क निराधार है, क्योंकि आपको ओबीसी की संख्या जानने और उस आधार पर आरक्षण का प्रावधान होने के लिए जाति जनगणना की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओबीसी की सही संख्या नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में उनके 27% कोटे से बहुत अधिक है। मंडल आयोग की बात करें तो उसकी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि देश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 52% है, जबकि उसके लिए 27% कोटा तय किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि तब सर्वोच्च न्यायालय ने जो 50% की सीमा तय की थी उसका सम्मान हो सके, और ये करते हुए अधिकतम यही संभव था। इससे ये पता चलता है कि इसका जनसंख्या हिस्सेदारी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि ये मांग राजनीति से प्रेरित है। बेशक ये राजनीति से प्रेरित है, मगर ऐसा तो नहीं है कि हर राजनीति से प्रेरित मांग बेबुनियाद ही हो। लिहाजा इस कसौटी पर इस मांग को खारिज नहीं किया जा सकता है। जिस तरह सभी के लिए मुफ्त कोविड टीकाकरण की राजनीति से प्रेरित मांग को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा अगर देखें तो इसे सिर्फ राजनीतिक रंग कैसे दिया जा सकता है, जब ओबीसी गणना की मांग को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी के कल्याण पर संसदीय समिति और पूर्व जनगणना के महापंजीयक द्वारा भी समर्थन दिया गया हो। ये वाकई में अजीब बात ही है कि जाति की हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में इतनी मौजूदगी होने के बावजूद भी देश की आधी से अधिक आबादी के लिए जाति संबंधी कोई भरोसेमंद और व्यापक आंकड़ा मौजूद ही नहीं है। केवल इस संभावित भय के कारण इसे रोकना उचित नहीं है कि जाति जनगणना देश में जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा देगी। अगर हम देखें तो भारत की राजनीति में जाति का प्रभाव हमेशा से रहा है और अभी आगे भी बने रहने की संभावना है। ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि ये समस्या लोकतंत्र की व्यवस्था में मौजूद खामियों को दिखाती है, न कि जातिगत जनगणना की मांग वाले विचार को। ऐसे में लोकतंत्र की विसंगतियों को बहाना बनाकर किसी वर्ग की वंचना की स्थिति को बरकरार रखना कहीं से भी उचित नहीं लगता है। आइए अब इस सब के बाद नोट करते हैं आज का सवाल। जातिगत आंकड़ों का अभाव और जाति विहीन समाज के लिए चल रहे प्रयासों के बीच जातिगत जनगणना कितनी तार्किक है? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।